हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे सेवन्थ क्लास सामाजिक विज्ञान के हमारा अतीत सेकंड की जो सेवन्थ क्लास की बुक है। अच्छा, सामाजिक विज्ञान की एक शाखा है इतिहास अतीत कहा जाता है जिसे। अच्छा, सामाजिक विज्ञान की विज्ञान जो हिस्ट्री है, इतिहास है। मैं आपको पहले इंट्रो करा देता हूँ, क्योंकि हिस्ट्री हम पढ़ने से पहले हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, क्योंकि हिस्ट्री हम क्यों पढ़ते हैं और क्या है हिस्ट्री का मतलब। सामाजिक विज्ञान की एक शाखा है इतिहास या हिस्ट्री, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं। ये क्या करे, इतिहास मानव संस्कृति के अतीत का वैज्ञानिक अध्ययन करता है, क्योंकि इतिहास सिर्फ उसी चीज का लिखा जाता है जिस चीज का फैक्ट हो। बिना फैक्ट के हम कहानी बता दे, वो इतिहासकार नहीं लिखते उन्हें। मानव के संस्कृति का निर्माण जहां से शुरू होता है ना, वहां से इतिहास शुरू होता है। तब मानव ने पत्थर के औजार बनाना शुरू करे, पुरापाषाण काल से हमारा इतिहास शुरू होता है। तब मानव ने गतिविधियां स्टार्ट करी, पत्थर के औजार बनाना स्टार्ट करे, और भी बहुत सी चीजें, तभी से हमारा इतिहास शुरू होता है। और इतिहास हमेशा फैक्ट मांगता है कि वैज्ञानिक सामाजिक विज्ञान की एक शाखा है। जैसे विज्ञान सबूत मांगती है, क्योंकि हम नहीं मानते सबूत, सिद्ध करके दिखाओ। ऐसी हिस्ट्री भी ये नहीं मानती, क्योंकि उसे लगता है क्योंकि फैक्ट दिखाओ, क्योंकि हकीकत में ऐसा हुआ था कि नहीं। तो हम जान लेते हैं। हमारे पहले चैप्टर का नाम है हजारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। अब किन हजारों वर्षों की हुए, लगभग 700 ईस्वी से 1750 ईस्वी तक के परिवर्तनों की हम पड़ताल करेंगे। बहुत ही हजार सालों का है। अब हम इस चैप्टर में क्या क्या देखेंगे। परिवर्तनों को मानचित्र के द्वारा दर्शाया गया है, क्योंकि हम परिवर्तन कैसे हुए हैं मैं मानचित्र द्वारा आपको दिखाऊंगा, क्योंकि ये इस सन का 750 का मैप है और एक 1750 या 1700 का मैप है, वो अभी आपको दिखाऊंगा। नई और पुरानी शब्दावली, इतिहासकार और उनके स्रोत की ओर, स्रोत कहाँ से लेके आते हैं इतिहासकार के, कौन कौन से स्रोत है जिनसे वो इतिहास लिखने में मदद करते हैं वो स्रोत। और नए सामाजिक और राजनीतिक समूह कैसे बने, क्षेत्रीय और साम्राज्य, पुराने और नए धर्म, कि पुराने धर्म जैसे हिंदू धर्म वैदिक काल से चला आ रहा है, सनातन धर्म जैसे हम पहले कहते थे अब हिंदू धर्म कहते हैं। और समय और इतिहास के कालखंडों पर विचार भी करेंगे। आइए हम देख लेते हैं, पहले मानचित्र द्वारा देख लेते हैं। यह मानचित्र जो आपको दिख रहा है, अरब भूगोलवेत्ता अल इद्रिसी द्वारा 1154 ईस्वी में बनाया गया है। आपको दिख रहा होगा इस चित्र में उल्टा भारत है, जैसे इस तरफ जो ऊपर की तरफ आपको दिखा होगा श्रीलंका है, मतलब इस तरह वो चित्र बनाया गया था। अब मैं आपको दिखाता हूं इस चित्र में कितना फर्क आ गया। तब ये 1720 में तब ये फ्रांसीसी चित्रकार ने इसे बनाया। ये आज के थोड़े भारत के मिलता जुलता, ये देखो श्रीलंका नीचे है और कितनी ही बहुत सी चीजें आपको यहाँ दिख रही होंगी, और भी बहुत सी बातें चित्र में देखो, चित्र के अनुसार ही पता लग रहा है कि कितने परिवर्तन हुए। और भी हम देखेंगे, क्योंकि देखो ये वाला चित्र मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। इसमें भारत कैसा, वो मानच भारत को किस तरह देख पा रहे हैं, और इस वाले चित्र में भारत बिल्कुल आज के जैसा है। और इसी चित्र द्वारा वो व्यापार किया करते थे, क्योंकि हाँ हम इस जगह जाएंगे, इसी चित्र द्वारा व्यापार चलता था, क्योंकि हमें जैसे बंगाल आना है या साउथ में आना है, तो इसी चित्र द्वारा वो देखा करते थे। अब हम देख लेते हैं नए और पुरानी शब्दावली। समय के साथ साथ शब्दों के अर्थ भी बदल जाते हैं। इसमें ऐसा क्यों हुआ है कि समय के साथ साथ शब्दों के अर्थ भी बदल जाते हैं। जैसे प्राचीन इतिहास था, फिर मध्यकालीन इतिहास, फिर आधुनिक इतिहास, और मध्यकालीन इतिहास से पहले पूर्व मध्यकालीन इतिहास। इसमें भी शब्दों मतलब क्यों बदल जाते हैं शब्द, जब हम देखेंगे। उदाहरण के लिए एक शब्द हिंदुस्तान को ले लीजिए। जो भारत है जिसका आज ये शब्द है, ये 13वीं शताब्दी में फ्रांसीसी इतिहासकार सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का जो प्रयोग करा था ना, वो सिर्फ पंजाब, हरियाणा या गंगा यमुना के मैदानों के इलाकों के आसपास के इलाकों को वो करा था, क्योंकि ये हिंदुस्तान है। और हिंदुस्तान को पहले ऐसे भी करा था कि सिंध के इस पार वाले को हिंदुस्तान या हिंदू कहा जाता है, जिसमें हिंदू प्रजाति यहाँ रहती है। लेकिन जो 13वीं शताब्दी में हिंदुस्तान जो शब्द लिया था, वो दक्षिण भारत से तो समावेश था ही नहीं उसमें, दक्षिण भारत तो सम्मिलित था ही नहीं। ये हिंदुस्तान सिर्फ उत्तर भारत को कहा जाता था, कहलाते थे।
और 16वीं सदी के आरंभ में तब बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया ना, तो उपमहाद्वीप के भूगोल और पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए क्या, क्योंकि हिंदुस्तान शब्द जो हिंदू की संस्कृति है, उनके रीति रिवाज हैं, पशु पक्षी है, तो हिंदुस्तान इस वजह से जो बाबर 1526 में भारत आया था, तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई थी 1526 में इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच, वो भी मैं आपको बताता रहूंगा, कवर करता रहूंगा चलते चलते। और अतीत में शब्दों अर्थ भी बदल जाता है, जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे आप उदाहरण के लिए आप ऐसा समझेंगे क्योंकि मैं ऐसा बोल रहा हूं, लेकिन फैक्ट है ऐसा, क्योंकि समय के साथ साथ अर्थ भी बदल जाते हैं शब्दों के। जैसे एक हिंदी का साहित्य में गद्य, जो पहला गद्य लिखा गया था वो रानी केतकी द्वारा लिखा, रानी केतकी की कहानी है गद्य, पहला गद्य। और इंशाअल्लाह खां ने लिखी थी, इंशाअल्लाह कहा। उन्होंने उस कहानी में जो राजा की बेटियां होती है ना, उनको रंडी शब्द के नाम से पुकारा गया। आपको कहेंगे कि अब मैं क्या बात कर रहा हूँ, हाँ। और आज देख लो ये शब्द कितना वो है कि गाली के समान है, तो इस वजह से शब्दों के अनुसार अर्थ भी बदल जाते हैं। जैसे विदेशी, अब मैं जैसे आपको आपकी बुक के अकॉर्डिंग बताता हूँ, विदेशी जैसा सीधा साधा शब्द को ले लीजिए आप, जिसका हमारे लिए अर्थ ये सीधा साधा होता है, जो भारत का नागरिक ना हो या भारतीय निवासी ना हो वो विदेशी है। लेकिन मध्य युग में गांव में आने वाला कोई अनजाना व्यक्ति, उसे या समाज या संस्कृति अलग होता था, उसे विदेशी कहते थे वो। मतलब मध्य युग में कोई मध्यकालीन इतिहास में जैसे कोई बाहर का व्यक्ति आया, किसी और गांव का भी था, या वो उनकी संस्कृति या समाज से मेल जोल नहीं खाता था, तो वो गांव वाले उसे यूं कह देते थे कि ये तो विदेशी है। और ऐसे व्यक्तियों को हिंदी में जैसे परदेशी और फारसी में से अजनबी भी कहा जाता है। और भी बहुत, जैसे एक ही गांव में रहने वाले दो किसानों को, अब ये समझ लेना जो मैं आपको समझाने रहा हूं, विदेशी किसे कहते थे, इसे नहीं कहते थे कि एक ही गांव में रहने वाले दो किसान हैं, अलग अलग धार्मिक धर्म को मानते हैं, अलग अलग जाति को मानते हैं, अलग अलग उनकी परंपराएं, और अलग अलग वे एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं हो सकते, क्योंकि वो एक ही गांव में रहते हैं। उनकी जाति अलग है, उनका धर्म अलग है, ये अलग मैटर करता है, लेकिन एक दूसरे के लिए वो विदेशी नहीं होते, ये आपको जानना होगा। और नगरवासी के लिए वनवासी विदेशी होता है। अगर नगरवासी है जो, उसके लिए जो वनवासी होता है, जो वन के उसमें रहता है, वनों में, तो उसके लिए विदेशी होता है। अब हम देखें इतिहासकार और उनके स्रोत। हम बात कर रहे हैं 700 ईस्वी से 1750 ईस्वी की, लगभग 1000 वर्षों के बारे में हम पढ़ेंगे। बहुत बहुत लंबा वर्ष है, इसमें दिल्ली सल्तनत भी आएंगी मध्यकालीन, और मोहम्मद बिन कासिम जो पहला मुस्लिम आक्रमण किया था 750 में लगभग शायद, वो भी आएगा। इसमें बहुत बड़ा 1000 का इतिहास, मतलब बहुत, इसमें सिख धर्म भी आए, लेकिन हम इनकी चर्चा नहीं करेंगे अभी फिलहाल। अब हम इतिहासकार इस काल अवधि के बारे में सूचना इकट्ठी कैसे करते हैं, मैंने बताया कि इतिहासकार इन वो तब इतिहास लिखते हैं तो उन्हें किस चीज की जरूरत पड़ती है। सिक्कों की जरूरत, सिक्के सबसे महत्वपूर्ण कारक है। जैसे किसी राजा ने अपने नाम के सिक्के चलवाए या अपने कुल देवता के उसके फोटो चलवाई, तो उन सिक्कों के मारे, उस सिक्कों द्वारा उस राजा का पता लगता है कि ये राजा ऐसा था। या कुषाणों ने सोने के सिक्के चलवाए, गुप्त कालों ने भी सोने के सिक्के चलवाए, तो इस वजह से उन्हें। और शिलालेख द्वारा जो उनकी एक गढ़ी हुई, उनपे चित्रकारी या कुछ हासिल लिखा करते थे, वो द्वारा, अभिलेखों द्वारा भी बहुत पता लगता है। कि जैसे प्रयागराज में गुप्त काल का, समुद्र गुप्त का एक शिलालेख है, उससे बहुत कुछ गुप्त काल के बारे में पता लगता है, और हर्षवर्धन काल के। और भवन कला निर्माण, मतलब स्थापत्य को भवन कला निर्माण, एक भवन है, या जैसे आप हुमायूं के मकबरे को ले लीजिए दिल्ली में, हुमायूं का मकबरा जो है हुमायूं ने बनवाया था, वो हुमायूं के समाधि है वो। आप अपना इसको ताजमहल को ले लीजिए, क्योंकि शाहजहां ने मुमताज की याद में ताजमहल बनवाया था, तो इस वजह से उनके शासन के बारे में भी भवन कला से, जैसे साउथ में मंदिरों का निर्माण, या हर्षवर्धन ने इतने मंदिर बनवाया, समुद्रगुप्त ने इतने मंदिर बनवाए, तो मंदिरों का निर्माण यहाँ से पता लगता है। ये इतिहासकार इस चीज की सामग्री। और इस अवधि में जो हम मध्यकालीन है, इस अवधि में तो लोग लिखना स्टार्ट कर दिया था इन्होंने,
और लिखित सामग्री की अधिक संख्या हो गई थी, कि लिखित सामग्री बहुत अधिक हो गई थी, क्योंकि लोग लिखना स्टार्ट कर गए थे। लेकिन तब लिखना स्टार्ट कर गए होंगे तो उन्हें लिखने में भी जरूरत कुछ पड़ी होगी। जैसे कुछ चीज, जैसे आप इस महाशय जी को देख लिए, मैं आप जूम करके दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए किसी पांडुलिपियों की नकल करता हुआ दिखाई दे रहा है, किसी पांडुलिपियों की आपको नकल करता हुआ दिखाई दे रहा है। कहाँ चला गया, सॉरी, ये किसी को पांडुलिपि की नकल। लेकिन जो अगर ये पांडुलिपि की नकल कर रहा है, अब इतिहास देखना, इतिहासकार को बहुत डिफिकल्ट होता है इतिहास लिखना, तभी किसी पांडुलिपियों की नकल कर रहा है, तो ये पांडुलिपियां को ये कैसे समझेगा, मतलब ये पांडुलिपियां जो हैं वो एक से दूसरी में कॉपी कर रहा है, तो क्या पता उस पांडुलिपि जिसने पहले लिखी होगी उसे क्या पता कुछ भाषा नहीं समझ आए, तो शब्दों में भी हेरफेर हो जाता है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि शब्दों में भी हेरफेर हो जाता है। सॉरी, अभी स्लाइड जरा थोड़ी हिल गई थी। और इस समय के दौरान कागज भी वो सब सस्ता हो गया था और बड़ी पैमाने पर उपलब्ध भी होने लगा था, तो इस वजह से कागजों को लिखित सामग्री बंदे दरबारी कवि अपने धर्म ग्रंथ या शासकों वृत्तांत, संतों के लेखन, उपदेश, अर्जियां, अदालतों के दस्तावेज, हिसाब, करों के खाते, मतलब आदि ये सब लिखा जाने लगा था, क्योंकि कागज यहाँ उपलब्ध हो गया था, बहुत बड़ी मात्रा में था कागज और सस्ता भी था। क्योंकि इस राजा ने, इस विजय शासकों की विजय हुई लड़ाई होती थी, उस लड़ाई को लेखा जोखा रखते थे, तो उन लड़ाई के बारे में हमें वहां से पता लगता है। और कोई धर्म धर्म ग्रंथों का, जैसे संतों ने, जैसे कबीरदास हो गए, कालिदास हो गए, इनके कवि लेख कवियों ने, संतों ने यहाँ से लिखा, उनके वहां से पता लगता है। और लोग धर्म ग्रंथ जैसे कबीर, बीजक और भी बहुत से ग्रंथ है, जैसे हमारा लोग धार्मिक ग्रंथ महाभारत हो गया, रामायण हो गया, तो वहां से भी हमें उनके काल अवधि के बारे में पता लगता है कि ऐसा ऐसा हुआ होगा। और इतिहासकारी से फैक्ट को देखते हैं, अगर ऐसा फैक्ट है तो वो इतिहास में लिखेंगे, और अगर नहीं है तो नहीं लिखेंगे, क्योंकि सामाजिक विज्ञान फैक्ट मांगता है, इस वजह से हिस्ट्री भी फैक्ट पर चलती है। धनी व्यक्ति तथा शासन मठ मंदिरों पांडुलिपियों को एकत्रित करते थे, मतलब इन पांडुलिपियों को, जो धनी लोग होते थे और शासक होते थे, उन पांडुलिपियों को एकत्रित मतलब इकट्ठा करके इन पांडुलिपियों को पुस्तकालयों में रखते थे। इसे अभिलेख गारो में रखा जाता था, इसे अभिलेख गारो कहा जाता था। अब अगर क्वेश्चन आए तो अभिलेख गारो किसे कहते हैं, अभिलेखा गारो, तो उन पांडुलिपियों को एकत्रित करके एक पुस्तकालय में रखना, उसे अभिलेख गारो कहा जाता है। और लेखक स्वयं भी समय समय पर अपने मूल वृत्तांत संशोधन करते रहते थे। अब यहाँ पर देखिए कि समय समय पर वो अपने मूल वृत्तांत है जो, वो संशोधन का मतलब वो उसमें पूर्ण निर्माण करने या उसे अलग अलग तरीके से लिखने की कोशिश करें। यह 14वीं शताब्दी में इतिहासकार जलाउद्दीन बर्दी ने अपना वृत्तांत पहली बार जो लिखा था उसने लिखा था 1356 ईस्वी में, और 2 वर्ष बाद इसे दोबारा लिखा, लेकिन दोनों में अंतर है। अब एक कोई लेखक जो एक कहानी लिख रहा है या कुछ भी इतिहास लिख रहा है, वो फिर उस कहानी को रोक के 2 साल बाद ही लिखे, तो दोनों में डिस्टेंस का पता लगता है। ये भी इतिहासकार के लिए बहुत ही बड़ी चुनौती की तरह रहा है। लेकिन जो सामाजिक समूह होते हैं, नए सामाजिक और राजनीतिक समूह, वनवासी लोग होते थे, वो जमीन की जुताई करने लगे थे और कृषक बन गए थे। वो जमीन की जुताई करने लगे, और इससे पहले लोग, इस अवधि में लोग एक स्थान से दूसरे स्थान जाने लगे, आना जाना भी बहुत बड़ा, अफसर की तलाश में या लोग एक झुंड से झुंड एक दूरी की या दूसरी दूरी की यात्रा करते थे। और वनवासी लोग इस जगह जुताई करने लगे और कृषक बन गए। कुछ लोगों के पास ज्यादा उपजाऊ जमीन होती थी, तो कुछ मवेशी भी पालते थे। मवेशी मतलब पालतू जानवर, भैंस, बकरी, सूअर, ये सब वो पालते थे। और अपने सदस्यों के लिए कुछ नियम भी उन्होंने बनाए थे, क्योंकि अपने सदस्यों से नियम भी उन्होंने कुछ बनाए थे। और इन नियमों का पालन करने वाली यह जाति बड़े बुजुर्गों की एक सभा करती थी। नियमों को बनाई हुई, आपने एक मूवी देखी होगी, टॉयलेट एक प्रेम का था, उसमें जो अक्षय कुमार है वो अपने संस्कृति से लड़ता है, क्योंकि ऐसी संस्कृति है क्योंकि खुले में आप जा रहे हैं, वो सही बोलता है, लेकिन हमारे समाज पहले ऐसा नहीं था, वो इस चीज को बहुत मानता था। और इन नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्ग या एक सभा करती थी, जैसे मुखिया या ग्राम पंचायत भी होती थी इलाकों में। और इसके अलावा गांवों पर मुखियाओं का भी शासन होता था।
और एक शब्द इसमें हुआ था, इससे आपके अध्याय में, राजपूत। राजपूत कौन होते थे? राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा या समस्त वर्ग ही नहीं, राजपूत का मतलब होता है कि राजा का पुत्र। अभी ये स्लाइड अभी मैं आगे, पहले मैं आपको राजपूत के बारे में बना दूं। इसमें राजा का राजपूत की बात कही है कि राजा का पुत्र राजपूत कहलाता है। ये क्षत्रिय वर्ग से संबंधित थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि राजपूत शब्द के अंदर सिर्फ राजा के पुत्र राजा ही थे। राजा और समस्त वर्ग के नहीं, बल्कि वे सेनापति या सैनिक भी राजपूत हुआ करते थे। जैसे आपने रानी वो पद्मावत मूवी देखी होगी, उसमें बहुत से सैनिक या वो भी तो राजपूत हैं। ऐसा नहीं है कि वो राजा है उनमें। और राजपूतों की आचार संहिता बहुत प्रबल पराक्रम और स्वाभिभक्ति का गुणगान कराते थे। मतलब राजपूत इतनी इतनी वो करते थे, उनकी पराक्रम बहुत ज्यादा वो थे। तब तक मोहम्मद गौरी या मोहम्मद गजनवी भारत नहीं आता, जिनने 17 बार आक्रमण करा था। तो उसने राजपूतों का शासन था। तो इससे पहले तो राजपूत कोई भी भारत में झांका नहीं था। लेकिन जैसे मोहम्मद गजनवी आया, उसने फिर तो ऐसा लगा कि अब राजपूतों को हराया जा सकता है। और वनवासी जो अपने कृषक बन गए, और ज्यादा उपजाऊ जमीन वाले लोग मवेशी भी पालते थे, जैसे मैंने आपको बता दिया है। आप इसमें देखिए कि क्षेत्रीय और साम्राज्य, दिल्ली सल्तनत की पहले मैं आपसे बात करना चाहूंगा, क्योंकि दिल्ली सल्तनत है। दिल्ली सल्तनत के बारे में मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ बैकग्राउंड। क्योंकि 1100 उसमें मोहम्मद गजनवी आया। मोहम्मद गजनवी के बाद मोहम्मद गोरी के जो दास थे, कुतुबुद्दीन ऐबक इसमें था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना करी, जो गुलाम वंश या मामलुक वंश का था। गुलाम डायनेस्टी मतलब वो गुलाम थे। और ये दिल्ली सल्तनत, फिर खिलजी वंश आए, फिर तुगलक वंश आए, फिर सदैव वंश, फिर लोधी वंश। ये आपको मैप में दिख रहा होगा। क्योंकि मामलुक वंश का जो दिल्ली सल्तनत पे था, देखो इसमें लाइट वाले ग्रीन में, बिल्कुल लाइट ग्रीन जो है वो इतना था। खिलजी वंशों ने, जैसे अलाउद्दीन खिलजी, आपने पद्मावत जैसे मैं आपको मूवी बता रहा था, इसमें देखो इतना इन्हें एक्सपेंशन कर दिया था, विस्तार कर दिया था अपने साम्राज्य का। लेकिन तुगलक डायनेस्टी आते आते तो कुछ ज्यादा ही हो गया था। लेकिन लोधी जो आए वो बिल्कुल समझ गया। और 1526 दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ और मुगल वंश की स्थापना हुई। बाबर ने, जैसे मैंने आपको बताया कि बाबर 1526 में पानीपत का फर्स्ट बैटल से जीता और इब्राहिम लोधी को हारना पड़ा, और भारत में मुगल वंश की स्थापना हो गई। फिर मुगल वंश में बाबर आया, हुमायूं आया, हुमायूं के बाद अकबर आया, फिर जहांगीर आया, फिर शाहजहां आया, औरंगजेब आया। फिर औरंगजेब के बाद भी अंतिम मुगल शासन बहादुर शाह जफर, जो 1857। और साउथ में चोल वंश की भी बात करेंगे। साउथ में जो चल रहा था, चोल वंश के शासक चल रहा था, कि चोल वंश यहाँ पर शासन कर रहे थे साउथ में, तमिलनाडु और केरल वाले हिस्से में चोल वंश। अब हम देख लेते हैं पुराने और नए धर्म। पुराने और नए धर्म, सामाजिक संसार बदलता गया और वैसे वैसे लोगों की आस्था भी बदलती गई। इसमें सही कहा गया है। अपने वैदिक जो काल था हमारा, उसमें महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी थी। महिलाओं को समान अधिकार मिलता था, बाल विवाह नहीं थे, और विवाह जो विधवा हो जाती है स्त्री, उसे दोबारा शादी करने का मौका था। लेकिन जैसी जैसी टाइम आगे बढ़ा, प्राचीन काल से मध्यकालीन या पूर्व मध्यकालीन युग में परिवर्तन हुआ। इसी तो लोगों की आस्था भी बदलती गई, सती प्रथा भी आई, और फिर बाल विवाह भी होने लगे। बहुत सी चीज आई जो बदलती गई इस वजह से। और इस अवधि में लोग एक स्थान से दूसरे स्थान, मतलब अपने धर्म का विस्तार करने के लिए वो जाने लगे एक स्थान से दूसरे स्थान। बहुत जनों ने यात्रा भी की। जैसे अब गुरु नानक ने बहुत, ये सऊदी अरब तक चले गए थे, और जहां कहीं भी जाते थे और पैदल जाते थे। और इस युग में हिंदू धर्म भी महत्वपूर्ण बदलाव आ रहा था। हिंदू धर्म में भी इन परिवर्तनों में कुछ देवी देवताओं की पूजा, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण हुआ था। जैसे मैंने साउथ में बहुत सारे प्राचीन मंदिर हैं जो कब से हैं, वो आज भी खड़े हैं। और पुरोहितों द्वारा ब्राह्मणों का बढ़ता वर्चस्व के, ब्राह्मण महत्व अपनी सत्ता में ब्राह्मण बढ़ाना चाहता था, कि ब्राह्मण की फिर वर्ण व्यवस्था का आरंभ हो गया था ना, उत्तर वैदिक काल के वर्ण व्यवस्था, क्योंकि चार वर्ण हुआ करते थे। ब्राह्मण जो ब्रह्मा के सिर से जन्म हुए हैं, क्षत्रिय जो ब्रह्मा के कंधे से जन्म लिया उन्होंने, पेट से जो वैश्य लाला लोग जो होते हैं, और पैर से शूद्र।
इनकी अलग अलग जो वीडियो है, मैं एक शॉर्ट वीडियो बना रखी है, वो आप जरूर देखेंगे कि वर्ण व्यवस्था के ऊपर। और सांस्कृतिक ग्रंथों में ज्ञान के कारण जो ब्राह्मण का जो आदर था ना, वो बहुत बढ़ गया था और इन्हें संरक्षक के रूप में देखा जाने लगा। लेकिन नए नए जो शासक वे स्वयं अपने प्रतिष्ठा की चाह में इन संरक्षकों या ब्राह्मणों का समर्थन करने के कारण समाज में दबदबा और भी बढ़ गया इनका। ब्राह्मण तो इन्हें शूद्र को, तो ब्राह्मण कुछ समझते ही नहीं थे कि शूद्र कौन है, ये हमारी सेवा करने के लिए अगर परछाई भी पड़ जाती है तो उसे दंड, और खुले तालाब का भी पानी नहीं पिया देना चाहता था इन्हें। ऐसे ऐसे स्थिति थी। और मुसलमान या मुस्लिम धर्म में क्या था, कुरान जो सारिफ है, जो इनकी कुरान का उपदेश है, हमारे में महाभारत है इनकी होली बुक, वो हमारी होली बुक हिंदू धर्म की, और मुस्लिम धर्म की होली बुक है कुरान सारिफ का उपदेश। भारत में पहले 7वीं शताब्दी के व्यापारियों और के जरिए आया, और मुसलमान कुरान को अपना धार्मिक ग्रंथ मानते हैं, क्योंकि केवल अल्लाह ही एक ईश्वर है और उसकी सत्ता स्वीकार करेंगे, और जैसा उसकी करुणा है, आदर है, ऐसे कुछ बहुत सी बातें हैं, क्योंकि अल्लाह एकमात्र, ऐसा कोई अब कोई है ही नहीं, ऐसे ऐसे बोला गया है। और कई शासक इस्लामी और उनके विद्वान धर्म शास्त्रों को न्याय शास्त्रियों, उलमा या मौलाना भी संरक्षण देते हैं। जैसे हमारे में हिंदू धर्म में संरक्षण कौन दे रहे हैं, ब्राह्मण दे रहे हैं। इनके संरक्षण कौन दे रहे हैं, इनके संरक्षण मौलाना दे रहे हैं, जिसे उलमे में भी कहा जाता है। और लेकिन आते आते फिर इस्लाम धर्म दो में बढ़ गया था, शिया और सुन्नी। शिया वो लोग होते हैं, वह मुसलमान जो पैगंबर साहब के जो दामाद अली को नेता मानते हैं, अली को अपना लीडर मानते हैं, अली की टीचिंग को फॉलो करते हैं, वो शिया होते हैं। सुन्नी ये वह मुसलमान होते हैं जो खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते हैं, जैसे ओटोमन साम्राज्य खलीफाओं के उसको स्वीकार करते हैं। और इस्लाम के आरंभिक दौर में इस धर्म का नेतृत्व करने वाले खलीफा कहलाते थे। इस धर्म का जो नेतृत्व करते थे वो खलीफा उन्हें कहा जाता था, क्योंकि खलीफा है ये। अब हम लास्ट पॉइंट देख लेते हैं कि समय और इतिहास के कालखंडों पर विचार कैसे करते हैं। इतिहास के जो कालखंड होते हैं, देखिए घड़ी या कैलेंडर द्वारा वो इतिहास कभी लिखा नहीं जाता। घड़ी और कैलेंडर द्वारा ऐसा नहीं होता, इसे बहुत ही पड़ताल करनी पड़ती है, परिवर्तनों को देखना पड़ता है। और 19वीं सदी के मध्य अंग्रेज इतिहासकारों ने एक ये भी है कि भारत को 3 उसमें बांट दिया था, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, कि भारत का इतिहास 3 में है, हिंदू का अलग है, मुस्लिम का अलग है, ब्रिटिश का अलग है। लेकिन कुछ ये एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है। लेकिन इस विभाजन को बहुत से इतिहासकार स्वीकार नहीं करते, क्योंकि इतिहास क्या है, मतलब हिंदू का अलग, मुसलमान का अलग या ब्रिटिश का अलग, ऐसा नहीं है। इसे बहुत इतिहासकार अस्वीकार करते हैं, इसे नहीं मानते। और अधिकतर इस इतिहासकार सामाजिक कारकों के आधार पर अतीत के विभिन्न खंडों की विशेषताओं को तय करते हैं। और इतिहास में तुलना करके लिखना चाहिए। इतिहास में हमेशा ये ध्यान रख लेना, हाँ मैं आपको बताना भूल गया था, मैं आपको बता रहा हूँ लास्ट में। इतिहास में आपको जरूर, अगर तुम इतिहास लिखोगे तो इतिहास को लिखने में उसकी तुलना कर देना, प्राचीन काल की मध्यकाल से तुलना कर देना, मध्यकाल की आधुनिक काल से तुलना कर देना। मध्यकाल से पहले था पूर्व मध्यकाल, इसकी भी मतलब प्राचीन काल में भारत ऐसे था, फिर पूर्व मध्यकाल में भारत ऐसे था, फिर ऐसे, मत तुलना कर देना। अगर आप खिलजी वंश के बारे में लिख रहे हैं तो जलाउद्दीन खिलजी जो खिलजी वंश के संस्थापक थे, और अलाउद्दीन खिलजी उसकी, मतलब तुलना करके ही अगर इतिहास को लिखा जाए तो इतिहास बहुत ही अच्छा आपको समझ में आएगा और बहुत आपको जानने को मिलेगा। और अगर ये चैप्टर आपको पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहें, ऐसी वीडियो मैं आपके लिए और लेके आता रहूँगा।